नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीर सिंह सहरावत, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्वोदय हॉस्पिटल। आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। इस मुलाकात में हम एक अहम बीमारी जिसका नाम इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीमारी वैसे तो रेयर है, लेकिन इस बीमारी की मैनिफेस्टेशंस मरीज़ की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेज आ रहे हैं, इस बीमारी का इंसिडेंस भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ में आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि आंतों के अंदर सूजन होती है, जिसकी वजह से आंतों में जख्म बनते हैं, छाले होते हैं, उनसे ब्लीडिंग, बार बार दस्त लगना, शरीर में खून की कमी होना, पेट में दर्द होना और मरीज को भूख ना लगना, इस तरह की इसकी लक्षण पैदा होते हैं मरीज में। अब सबसे पहले आता है कि कौन लोग हैं जिन लोगों के अंदर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के। वैसे तो ये बीमारी यंग एज की मानी जाती है, 20 से 40 साल के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। बाकी इसके अलावा ये छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज में भी देखी गई है, कम इंसिडेंसेस में उनके अंदर भी मिलती है। और ये बीमारी फीमेल और मेल दोनों को अफेक्ट करती है। उसके अलावा ये बीमारी दो तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे देश में ज़्यादा कॉमन है, क्रॉन्स डिजीज़ विदेशों में ज़्यादा कॉमन है। ये आईबीडी की दो प्रकार की बीमारी है, लेकिन इंडिया में भी देखा गया है कि धीरे धीरे करके क्रॉन्स डिजीज़ की बीमारी बढ़ रही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मरीज के जो मेन लक्षण होते हैं वो दस्त से शुरू होते हैं। बार बार दस्त लगना, लैट्रिन में बार बार खून जाना, मरीज के अंदर खून की कमी हो जाना, वज़न कम होना, इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। बहुत बार ये भी देखा गया है क्योंकि मरीज को बार बार मोशन में ब्लड आ रहा होता है और मरीज जब चेक कराता है तो कई बार उसको पाइल्स की शिकायत भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ मिलती है। और ऐसे में बहुत बार मरीज पाइल्स का ऑपरेशन भी कराने के बाद हमारे पास प्रेजेंट करता है, क्योंकि हो सकता है कि मरीज को दोनों बीमारियां एक साथ चली हों, लेकिन उसके जो खून की वजह रहती है वो ज़्यादातर केसेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस रहती है। ऐसे केसेस में जो पाइल्स हैं वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग रहती हैं। उसी तरह इस बीमारी के अंदर छोटी आंत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता है, ये मेनली बड़ी आंत की बीमारी है। इस बीमारी की डायग्नोसिस करने के लिए या इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए एक कोलोनोस्कोपी की जांच की जाती है। तो अक्सर मरीज पूछते हैं कि भी कोलोनोस्कोपी की जांच भी बहुत ही दर्द भरी या डर रहता है कि कोलोनोस्कोपी की जांच से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बगैर कोलोनोस्कोपी के लिए करे हुए अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज की आईबीडी की डायग्नोसिस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। कोलोनोस्कोपी आज की डेट में एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है। ये सीडेशन में किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, एक्सेप्ट जहाँ पे सीडेशन नहीं दे सकते हम, उसमें मरीज को नींद की इंजेक्शन लगाई जाती है, जिसके बाद मरीज सो जाता है और उसके बाद इसमें दर्द नहीं होता है। इसके बाद ही अंदर जहाँ अल्सर मिलते हैं आंत के अंदर, वहाँ से सैंपल लिया जाता है और इस बीमारी को कन्फर्मेशन की जाती है। इलाज में अल्सरेटिव कोलाइटिस के गोलियाँ दी जाती हैं, जहाँ पे हल्की बीमारी है वो गोलियों से ही कवर हो जाती है। मेसालामिन दवाई इसके लिए चलती है। उसके अलावा जिनमें ज़्यादा बीमारी रहती है उसमें स्टेरॉइड भी दिया जाता है। स्टेरॉइड का एक शॉर्ट कोर्स होता है, उसको कुछ टाइम देके धीरे धीरे करके कम कर लिया जाता है और हल्की दवाई पे मरीज चलता है। उसके अलावा जिनको बहुत ही सीवियर फॉर्म में बीमारी होती है उनको इंजेक्शन भी दिया जाता है, उनको भर्ती करने की भी ज़रूरत हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी और शुगर की बीमारी लगभग एक प्रकार से कंपैरिजन में की जाती है। जैसे हमने देखा है कि शुगर की बीमारी में मरीज का शुगर बढ़ जाता है, उसके बाद वो परहेज भी रखेंगे, गोलियां भी खाएंगे, इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसी तरह इसमें है और वक्त के साथ धीरे धीरे करके दवाइयों को कम करा जाता है। कभी कभी दवाइयाँ बंद भी कर पाते हैं हम, और कुछ केसेज में हम ज़िंदगी भर दवाई देते हैं। इसी तरह जो दूसरी बीमारी की मैं बात करूँ कि क्रॉन्स डिजीज़, ये इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ का दूसरा प्रकार है। इसके अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। छोटी आंत को ज़्यादा मात्रा में रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में खूनी दस्त ज़्यादा होते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ में मरीज को दर्द ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो क्रॉन्स डिजीज़ है, इसमें या तो मरीज को फिस्टुला बन जाते हैं, यानी कि एक आंत के दूसरे एरिया से कनेक्शन, या मरीज को स्ट्रिक्चर यानी कि आंत के रास्ते में रुकावट, इस तरह की समस्याएं मरीज को पैदा होती हैं, जिसके लिए मरीज को कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है या इसकी दवाई की थेरेपी दी जाती है। उसके अलावा ये भी एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है क्रॉन्स डिजीज़।
ट्रीटमेंट में मिसालामिन बेस्ड थेरेपी दोनों के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के लिए दी जाती है। उसके अलावा जैसे जैसे डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, दवाइयों में भी इससे हायर इंजेक्शंस जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यून को सिस्टम को दबाने वाली इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स दी जाती हैं इसमें। अब अक्सर बात की जाती है कि इन बीमारियों को बचाने के लिए या इन बीमारियों से क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो डाइट से हम कर सकते हैं। तो डाइट में सबसे पहले तो जब ये बीमारी हो चुकी होती है उसके बाद मरीज की कुछ तत्वों को हजम करने की क्षमता कम हो जाती है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। तो जब बीमारी का एक्यूट फ्लेयर होता है तो हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि दूध का सेवन ना करें। उसके अलावा स्पाइसी चीज़ें, क्योंकि आंतों के अंदर जख्म होते हैं तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें भी मरीज को डिस्टर्ब करती हैं। मरीज का जब प्रोटीन कम हो जाता है तो हम उनको मिक्स प्रोटीन डाइट का इंटेक करने के लिए बोलते हैं। मरीज को आंतों में जब रुकावट पैदा हो जाती है यानी स्ट्रिक्चर्स होते हैं तो हम रेशे वाली चीज़ के लिए मना करते हैं। रेशे वाली चीज़ में हमारी जिनमें छिलका होता है, जिनमें बीज होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टूल कहीं भी फंस जाए और मरीज को फिर तेज़ दर्द हो या कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल। अब एक चीज़ और है कि जैसा आजकल का हमारा लाइफस्टाइल चलता है उसमें स्ट्रेस एक बहुत मेन फैक्टर रहता है। तो एक्सेसिव स्ट्रेस में मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, खाने पीने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे मरीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप्स में जिसमें अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि इसके साथ जैसे प्रेगनेंसी हो गया, छोटे बच्चे हो गए, तो उनको इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें भी बीमारी का इलाज संभव होता है। प्रेगनेंसी में अगर मरीज दवाइयों पर चल रहा है तो मरीज को चाहिए कि वो पहले डॉक्टर से डिस्कस करे, कंसल्ट करे और उसके बाद कंसीव करने का, प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दवाई इस बीमारी में ऐसी दी जाती हैं जिनका बच्चे पे दुष्प्रभाव हो सकता है। तो बीमारी का भी दुष्प्रभाव होता है होने वाले बच्चे पे और दवाई का भी होता है। तो ये ऐसी स्थिति में आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो एक बैलेंस बना के आपको रखेगा जिसमें डिजीज़ भी कंट्रोल में रहे और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी की जा सकती है और इसमें प्रेगनेंसी का कुछ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखा जा सकता है अगर अच्छे से मैनेजमेंट हो तो। इसी प्रकार बच्चों में, छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया कि जिनको ग्रोथ वाला पीरियड रहता है उनमें, क्योंकि इस बीमारी की वजह से न्यूट्रिशनल यानी कि पौष्टिक तत्वों की शरीर में कमी रहती है। पौष्टिक तत्वों की कमी होने की वजह से उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है। तो लेकिन बच्चों के लिए भी इसमें सेफ़ दवाइयाँ हैं जो मेडिकेशंस टैबलेट की फॉर्म में भी होते हैं, कभी कभी इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, ये एक लंबी बीमारी है, लेकिन अगर इसका अच्छे से इलाज हो पाता है, मरीज़ रेगुलर फॉलोअप में रहता है, तो ये बीमारी अच्छे से मैनेज की जाती है। ये क्योर तो नहीं की जाती, लेकिन ये शुगर की तरह एक कंट्रोल लेवल में विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के मरीज के अंदर रह सकती है और मरीज इसके साथ अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। इसमें डायग्नोसिस में डिले होता है क्योंकि ये बीमारी की डायग्नोसिस के लिए कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही कर पाते हैं। इसलिए मरीज अक्सर 1 साल से 2 साल का पीरियड होता है जब उसको पहले लक्षण आते हैं और जब उसकी बीमारी का पता चलता है। तो मैं एडवाइज़ करूंगा कि कोई भी लक्षण इन बीमारियों के बताए गए में से अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए, ताकि इस बीमारी को अर्ली डायग्नोज कर सकें और अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें। और बहुत बार मेरे मरीज़ बताते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हो गई है जब से उन्होंने इसकी दवाइयाँ स्टार्ट की हैं। पहले उनको मतलब पूरी लाइफ अफेक्टेड थी, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे थे, दिन में कई बार 10-10 बार मोशन जा रहे हैं, ना अपना काम कर पा रहे हैं, और जैसे ही दवाइयों पे रहे हैं उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल जैसी हो जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी जिसका इलाज संभव है उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट, राइट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ये हमें चाहिए। बाकी मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आज ईद है, ईद के मौके पर मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा सभी मेरे दोस्तों को। धन्यवाद, थैंक यू।